जी फोर्थ ईयर हमने कर लिया था। वहाँ तक ब्रायोफाइट्स की जितनी भी आपसे डिमांडेड थी उन्होंने जनरल डिटेल में मांगे हुए वो तो हमने कर लिए थे। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइकोटीना, पेज नंबर 216 है उसी बुक का जिससे मैं आपको करा रही थी। हाँ जी, तो ड्यूट्रोमाइकोटीना जो है ये भी एक फाइलम है फंगस किंगडम का। इसको कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई भी इसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वैसे पहले भी थोड़ा सा बताया था, बाकी मज़ीद अब हम कर लेते हैं। ये सबसे सेकंड बड़ी लार्जेस्ट जो फाइलम है या सब डिवीज़न वो यही है। सबसे बड़ी एस्कोमाइकोटीना है जो आपने कर ली हुई है, और सेकंड नंबर पे जो है वो ये वाला ग्रुप आता है। इसके अंदर 1680 जनरास हैं और 17,000 स्पीशीज़ हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ये सही ठिकाना नहीं है, ये उनका आर्टिफिशियल असेंबलेज है। मतलब उसको आपने सही जगह नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ? क्योंकि उनके अंदर आपको सेक्सुअल स्टेज अभी तक नहीं मिली। अगर सेक्सुअल स्टेज आपको मिल जाती है तो वो बेसिडियो जैसी मिलती है तो आप बेसिडियो माइसीट में उसको रख देंगे। एस्को जैसी मिलती है तो एस्को माइसीट्स में रख देंगे। लेकिन अभी नहीं मिली, लिहाजा आप इसको किसी भी और ग्रुप में नहीं रख रहे, आप उसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। और कोनिडिया आपको पता है सेक्सुअल मीन्स है, सेक्सुअल मीन्स नहीं है। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट स्टेज, क्योंकि इसमें कोई भी परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, ये अभी तक हमें नहीं मिली, ह्यूमंस को नहीं मिली, साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मिली, माइकोलॉजिस्ट को अभी तक नहीं मिली, तो हम इसको कहते हैं जी फंजाई इम्परफेक्टाई। जितने भी इसमें मेंबर्स हैं वो इम्परफेक्ट प्लेस पे आपने रखे हुए हैं, तो लिहाजा ये ग्रुप जो है ये फंगाई इम्परफेक्टाई का है। जनरल अकाउंट है इसका। हैबिटेट जाहिर सी बात है, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक जगह रहते हैं तो इनका हैबिटेट भी कैसा होगा, बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का होगा। आपको देखने में ये पाउडरी भी नज़र आ सकती हैं, वूली, वूल किसको कहते हैं, ऊन को, ऊन नुमा, धागे नुमा भी नज़र आ सकती है। ब्लू स्टेड पैचिस भी आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे नीले रंग के धब्बे होते हैं। अच्छा जी, वुड पे मिल सकती है आपको डार्कली स्टेन रीजन्स ऑफ लीफ, पत्ते के वो वाले हिस्से जिनको अगर आप स्टेन करते हैं तो वो डार्क कलर में स्टेन होते हैं, उन हिस्सों पे भी पाई जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर इसके मेंबर्स सेप्रोब्स हैं। सेप्रोब्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज़ पे पाए जाते हैं। ठीक है, या ये वीक पैरासाइट्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग पैरासाइट्स नहीं हैं। जिस तरह बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर बड़े स्ट्रॉन्ग पैरासाइट्स हैं, ये बहुत वीक से पैरासाइट्स हैं। अच्छा ठीक है, फ्यू आर पैरासाइट्स और अदर फंजाई, सम इवन ट्रैप एंड कंज्यूम द निमेटोड्स। जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है, कुछ उनको भी क्या करते हैं, खाते हैं उनको, बल्कि एक्टिवली उनकी प्रिडेशन करते हैं, उनका शिकार करते हैं, शिकार करके उन्हें खाते हैं। फंजाई उनका शिकार करती है निमाटोड्स का। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा अब ये ना थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, वो कह रहा है विद एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलुलर यीस्ट लाइक मेंबर ऑल द ड्यूट्रोमाइसीट्स हैव वेल डिवेलप्ड इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर माइसीलियम। ठीक है, मतलब सिवाय यीस्ट के जिसकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, एक सेल में मुश्तमिल होती है, बाकी तमाम मेंबर्स जो हैं उनकी बॉडी आपको कैसी नज़र आती है, थ्रेड नुमा नज़र आती है, हाइफीस में मुश्तमिल होती है। अच्छा, लेकिन ये बुक पुरानी बनी हुई है, हमने यीस्ट को एस्कोमाइसीट में पढ़ लिया है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एस्कोमाइसीट जो है वो ड्यूट्रोमाइकोटीना में है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है ना कि वो ड्यूट्रोमाइकोटीना में कहता है कैसे है, वो तो एस्कोमाइसीट्स की मेंबर है। तो यस, जिन बुक्स, ये बुक तो पुरानी नहीं है, लेकिन ये बुक जो है, ये जो बाकी रेफरेंस्ड बुक्स होती हैं उनको देख के बनाई जाती है। ये वाली बुक तो सिंपल सी कोई लोकल सी बुक है, तो वो जो रेफरेंस्ड बुक्स हैं वो जिसको इस बंदे ने देखा था, जिसको देख के उसने ये राइट की है, तो वो वाली रेफरेंस बुक्स बहुत पुरानी होगी। तब अभी यीस्ट को एस्कोमाइसीट्स में नहीं रखा गया था। ठीक है, तो वो ये बात कर रहा है। अब आप ये पॉइंट नहीं लिख सकते।
अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट भी ऐसे ही है कि यीस्ट के अलावा इसके बाकी मेंबर्स जो हैं वो कोनिडिया के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। जो यीस्ट है वो किसके ज़रिए रिप्रोड्यूस करती है? बडिंग के ज़रिए। लेकिन यीस्ट में आपको सेक्सुअल भी मिल चुकी है, तो वो एस्कोमाइसीट्स में आपने रख दिया है क्योंकि वो एस्कोस्पोर्स बनाती है। अच्छा जी, इसके अलावा कभी कभार ओइडिया भी बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर कोनिडिया ही बनते हैं। ये तीनों के तीनों जो है ना, ओइडिया, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स, ये सेक्सुअल मीन्स है। नेक्स्ट है जी पैरासेक्सुअल साइकिल। अब ये जो फाइलम है इसकी खूबी है पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है। मैं कोई भी चीज़ अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती तो तब तक वो चीज़ बिल्कुल सिमिलर रहती है। आप एक पेरेंट्स के 1000 किस्म के भी उसके जो हैं ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो ले लें, हज़ारों भी ले लें अगर आप, तो वो सब के सब उससे बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि वो कैसे पैदा हुए हैं? ये सेक्सुअली पैदा हुए हैं। डिफरेंट कब होंगे? उनका जेनेटिक मेकअप कब डिफरेंट होगा? जब वो सेक्सुअली उससे बनेंगे। ठीक है। तो अब आप क्या करें, आप कोई भी एक माइकोटीना का मेंबर उठा के उसके चेक कर लें नेक्स्ट जनरेशन्स को, कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में या जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग उसके आ रहे हैं उसका जेनेटिक मेकअप चेक करें और उसके पेरेंट का चेक करें। ठीक है। तो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रही है ना आपके सामने। लेकिन जब माइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उनका जेनेटिक मेकअप चेक करते हैं तो वो तो पैरासेक्सुअल होता है, डिफरेंट होता है। पेरेंट का और होता है, ऑफ स्प्रिंग का और होता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो अभी आपके हाथ में नहीं आई। ठीक है। तो किस टाइम उसमें प्लाज्मोगेमी होती है, किस टाइम कैरियोगेमी होती है, किस टाइम वो दोबारा से उनकी बॉडी हैप्लॉइड हो जाती है, वो किसी स्पेसिफिक वक्त पे नहीं होती। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था ना कि वो इन महीनों में, जिस तरह आपने वो पढ़ा था, पक्सीनिया था, यूस्टिलागो था, कि इन महीनों में उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, इन महीनों में जाके डाइकैरियोटाइजेशन हो जाती है, इन महीनों में जाके उनकी इस प्लांट के ऊपर जो है उनकी जो न्यूक्लियसिस हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं। तो उसमें तो आपको पता है उस टाइम पे उतने, लिहाजा उस टाइम पे आप उसको चेक करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें अभी आपको पता ही नहीं है कि वो कब होते हैं, या वो स्पेसिफिक टाइम अभी आपको नहीं पता। तो ये है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी का अब आपको समझ आ गया होगा कि जेनेटिक मेकअप का डिफरेंट होना। एक ही पेरेंट से सारे ऑफस्प्रिंग आए हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। इट्स मीन वो एक पेरेंट से नहीं आए, उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। तो ये होती है पैरासेक्सुअलिटी। अच्छा जी, वो सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली आपको बता रहा है, आप पढ़ के देख सकते हैं कि जो पैरासेक्सुअलिटी है ये आपको कहती है कि आपके पास जो एक चीज़ आ रही है उसके अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियसिस हैं, हेट्रोकैरियोसिस हो चुकी है। ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं। तो ये होती है बेस पैरासेक्सुअलिटी की। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि पैरासेक्सुअलिटी क्यों हो सकती है, जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में होती है। अच्छा, तो पैरासेक्सुअलिटी की 3 ऑप्शंस दे रहे हैं आपकी बुक में। नंबर 1, बाय एन एस्टोमोसिस ऑफ सोमैटिक हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। 2 डिफरेंट किस्म के हाइफी थे, वो आपस में फ्यूज़ कर गए हैं। ठीक है। डिफरेंट किस्म के हाइफी, 2 डिफरेंट टाइप के थे, 2 डिफरेंट टाइप्स की थी आपके पास, डिफरेंट मेंबर्स से किसी एक स्पीशी के, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट था, वो आपस में फ्यूज़ कर गए और एक नया हाइफी बन गया। इसके अलावा म्यूटेशन भी तो होती है जेनेटिक मेकअप में वक्त के साथ। ठीक है। ये जेनेटिक मेकअप जो है वो किसी भी हाइफी का जो है वो वक्त के साथ किसी वजह से म्यूटेट कर जाता है, तो लिहाजा वो जिससे बना था या जैसा वो पहले था उसकी निस्बत अब उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? वही जो मैंने आपको पहले बताई है कि कुछ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाए, और फ्यूजन का चांस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। ठीक है। मतलब उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। अच्छा जी, अब जो ड्यूट्रोमाइकोटीना का डिटेल में आपके कोर्स में है वो है जी अल्टरनेरिया, आपसे मांगा हुआ है। टेक्सोनोमिक पोजीशन आपने ऑब्वियसली इसकी भी करनी है, जैसे आप पहले सबकी आपने किया करनी है, इसकी भी करनी है।
तो किंगडम तो फंजाई ही है। डिवीजन जो है वह ए मेस्टिगोमाइकोटीना है, सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटीना है। तो ड्यूट्रोमाइकोटीना जो है ये सब डिवीजन लेवल है। अच्छा जी, ट्यूबरक्युलेरिएसी इसकी फैमिली है, जीनस अल्टरनेरिया है, और जिसकी डिटेल आपको आई थिंक पढ़ाएगा वो अल्टरनेरिया सोलानाई की है। अल्टरनेरिया की ही डिटेल मांगी हुई है, हमने स्पीशी डिटेल में नहीं पढ़नी, जीनस ही पढ़ना है। तो अल्टरनेरिया जो है बहुत बड़ा जीनस है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसकी स्पीशीज़ आपको मिलती हैं। सेप्रोब के तौर पे रहता है, मतलब सेप्रोब कहा जाता है जो डेड चीज़ों के ऊपर रहें, डेड बॉडीज़ पे, प्लांट्स की भी हो सकती हैं, एनिमल्स की भी हो सकती हैं। इसके अलावा वो स्टोर किया हुआ आपका ग्रेन हो सकता है, सीरियल हो सकता है, ठीक है। जिस तरह आप गंदम स्टॉक करते हैं, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो डेड है, जो ज़िंदा नहीं है, और ये इसको डिकम्पोज करेगी, डिके करेगी और अपना खाना खाएगी। ठीक हो गया, सीड्स के ऊपर रहती है, जैसे मैंने आपको गंदम का कहा। इसके अलावा ये जैसे हमने कहा था पीछे, हमने पढ़ा है कि ये वीक पैरासाइट्स में हैं। हाँ जी, तो वीक पैरासाइट के तौर पे अल्टरनेरिया भी रहता है। ये लीफ स्पॉट डिजीज़ काज करता है। बहुत सारी अहम फसलें जो हैं हमारे लिए, इकोनॉमिकली अहम फसलें हैं उनके अंदर। अच्छा जी, इस जीनस को आप कैसे पहचानते हैं? ड्यूट्रोमाइकोटीना के बहुत सारे जीनस हैं, ठीक है। तो ये जीनस की स्पेशल पहचान क्या है? इसकी स्पेशल पहचान जो है वो इसके बनने वाले कोनिडिया हैं, जो कि बड़े नुकीले होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसके कोनिडिया, ये देखें कितनी इसकी चोंच बनी हुई है, ठीक है। सी वाली डायग्राम ज़रा गौर से देखो, पौधे के पत्ते के ऊपर से वो निकल रहे हैं और वो कितने नुकीले हैं। उनको बड़ा करके आपको डायग्राम नंबर डी में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये है इस जीनस की पहचान। अच्छा, इस पौधे के पत्ते देखो ज़रा, जिस पौधे पे इसने अटैक किया है, ये अल्टरनेरिया सोलानाई है, ये आलू पे अटैक करती है, ठीक है। और इसने ज़रा देखो पत्तों के क्या हालत की है, पत्तों के ऊपर गोल गोल स्पॉट बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर वापस चलते हैं। तो लीफ स्पॉट करती है ये इम्पोर्टेंट क्रॉप का, तो आलू बड़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप ही है। अच्छा जी, बीक्ड इसके क्या होते हैं? कोनिडिया होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, बड़ा इनका कलर होता है। अच्छा जी, अगर आपने कोनिडिया, इसमें भी मैंने आपको पहले भी दिखाया, नहीं तो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, बाकायदा सेप्टेट हैं। एक कोनिडिया के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। आपको सेपरेशन नज़र आ रहे हैं, सेप्टिक सेप्टा बने हुए हैं, बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल सिंगल कोनिडिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्लांट बॉडी। माइसीलियम इसकी लाइट ब्राउन कलर की होती है, पतली पतली सी वो हाइफी होते हैं, स्लेंडर से, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, अंधाधुंध उनकी क्या होते हैं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, सेपरेट हाइफी होते हैं। पहले पहले ये इंटरसेलुलर होते हैं, लेकिन बाद में इंट्रासेलुलर हो जाते हैं। जिस पौधे के ऊपर ये अटैक करते हैं, पहले उसके सेल्स के दरमियान में से गुजरते हैं, दो सेल्स के बीच में से, लेकिन बाद में जाके सेल के अंदर भी घुस जाते हैं। अच्छा जी, सेल्स जो हैं इसके यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, कोनिडिया के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कोनिडिया जिस हाइफी के ऊपर या जिस टिप के ऊपर लगेंगे, जिस धागे पे लगेंगे, उसको हम कहेंगे कोनिडियोफोर। ये आपने जो है कोनिडियोफोर का वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा जी, कोनिडियम कैसे बनता है जी? सबसे पहले जो कोनिडियोफोर का ऊपर वाला सेल है उसके ऊपर बड बनना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड बड़ी होती जाती है, उसके अंदर बहुत, उसका जो एक बड है वो तकसीम होती जाती है सेप्टम बन बन के बहुत सारे सेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जो सेंटर होता है सेप्टम का, उसके अंदर एक सुराख होता है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल जो है, फूड या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती रहे,
ठीक है। और एक कोनिडियम तैयार हो जाएगा, तब तक कोनिडियोफोर नई बड निकाल देगा और आपको बाज़ औक़ात कोनिडिया चेन में भी लगे हुए नज़र आ सकते हैं। ज़्यादातर तो एक यही होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर एक कोनिडियम लगता है, वो टूट जाता है, गिर जाता है, उड़ जाता है, तो नीचे से दूसरे वाला निकलता है। लेकिन बाज़ औक़ात चेन में काफ़ी सारे भी लगे हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब ना यहाँ पर एक बात है कि अगर आपको ट्रांसवर्स सेप्टम और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, सेप्टम होती है सेपरेशन, जिसकी मदद से कोई भी एक चीज़ दो में तकसीम हो जाती है। मैंने आपको कहा कोनिडियम के अंदर बहुत सारी सेप्टा बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है बहुत सारे सेल्स पे मुझसे मिला है। तो वो वाले सेप्टम कैसे होते हैं? वो लंबाई रुख भी हो सकते हैं, वो चौड़ाई रुख भी हो सकते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। आप देख लें उसको नेक्स्ट पेज पे करके, मैं आपको एंड पे भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोनिडियो को डिक्टियोस्पोर भी कहा जाता है, जिसके अंदर ट्रांसवर्स सेप्टा भी मौजूद हो और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम भी मौजूद हो। अच्छा जी, अगर आप कोनिडियम, सिंगल कोनिडिया को कोनिडियम कहा जाता है। अगर दो होंगे तो आप उनको कोनिडियम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे टू कोनिडिया। अच्छा जी, जो कोनिडियम होता है उसकी डबल वॉल होती है, आउटर पिगमेंटेड होती है और इनर हाइलीन, हाइलीन का मतलब होता है शफाफ, शीशे की तरह शफाफ होती है। कोनिडिया जो है ये हवा के ज़रिए फैलते हैं और उड़ के इधर उधर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फ़ौरन से कोनिडिया जंप ट्यूब निकालता है और उगना शुरू कर देता है, माइसीलियम बना देता है। हाँ जी, अब आ जाओ इसकी डायग्राम पे। हाँ जी, इसको देखें ज़रा गौर से। तो चौड़ाई रुख भी उनके अंदर सेपरेशन है और लंबाई रुख भी है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ आपको बाकायदा लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस वाली डायग्राम में, ट्रांसवर्स सेप्टा लिखा हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम भी लिखा हुआ है। ट्रांसवर्स जो चौड़ाई रुख में है, लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वाइज है। ठीक हो गया। हाँ जी, और इसको साथ के साथ करते जाएं, इकट्ठा नहीं करना, और ये आपको दोबारा भी किसी ने नहीं पढ़ाना। जो ऑनलाइन आपका कवर हो रहा है आपने उसको ऑनलाइन ही करना है। जो नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन करो, पूछो, जो भी मसला है वो बताओ अपना, लेकिन इसको करते जाएं हर सूरत, नहीं तो आपका अपना बर्डन है, आप अपने सर पे जमा कर रहे हो, पता नहीं कब हालात ठीक होंगे। अगर ऐसे ही रहे तो ये ऑनलाइन पढ़े हुए के ही आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं, ठीक है। तो साथ के साथ करते जाओ, घर बैठ के तो टाइम भी बड़ा होता है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक हो गया। और बाकी इसको जो मैंने आपको फिजियो का दिया हुआ है, जो हमारी पिछले आपकी इन क्लासेस से पहले जो था, मैंने आपको तब ऑनलाइन दी थी, उसको भी कर लो और इसको भी कर लो, आपके लिए आसानी है, जितना इजीली कर लोगे। नहीं तो रोज़ का रोज़ इकट्ठा होता जाएगा। इसके अलावा कोई भी मसला हो आप बता सकते हो।